खान साहब जिसको मिलना चाहेंगे मिलेंगे। सब पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, लीडरशिप है, और खान साहब की मर्जी है कि वो किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते। हम कोई चोर दरवाजा नहीं ढूंढ रहे, हमें किसी की खुशनुदी नहीं चाहिए। अगर मेरा यह कहना मुझे हक साबित करता है, अगर यह मेरा कहना मुझे एक नापसंदीदा शख्स बनाता है, तो 100 बार मैं नापसंदीदा बनूं। ये 2 महीनों में जलवा कैमरा जैसा दुश्मन सत्य नजर नहीं आ। वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। इस्लामाबाद से लंदन और अडियाला से G9 तक सियासत हर जगह बोल रही है। एक तरफ पीटीआई है जो अब मुफाहमत के मूड में जो है वो दिखाई दे रही है, इस्टेब्लिशमेंट से मसालियत की खबरें जो हैं वो गर्म है, तो दूसरी तरफ पार्टी में अपनी खारजा अमूर और बैनुल-अक़वामी जो ताल्लुकात की कमिटीज़ हैं वो तहलील कर दी हैं। अंदर से दरारें और तकसीम भी तेज़ हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कभी नैरेटिव बिल्डिंग की मजबूत अलामत समझी जाती थी, अब खुद अपने फैसलों पर सवालात की जद में है। पार्टी के अंदर क़यादत, मशावरत और मज़ामत के दरमियान जो इस वक्त है वो कहीं झुकी हुई जो है वो नज़र आती है। ये सब इशारा दे रहे हैं कि पार्टी कोई नया रास्ता जो है वो चुन रही है या फिर नया दबाव किसी नई शक्ल में जाहिर हो रहा है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। कहीं अली अमीन गंडापुर के मुस्तकबिल पर सवालात हो रहे हैं, तो कहीं आज़म स्वाति और अलीमा खान खबरों की जीनत बने रहे हैं। सीनियर क़यादत मुख्तलिफ सफ़ों में बट चुकी है, बयानात मुतज़ाद हो चुके हैं और नज़रियाती कारकुन मायूसी का शिकार नजर आते हैं। जुनैद अकबर की दो टोक बात कि जो गोलियों और जेलों से डरते हैं वो घर बैठे, ये अल्फाज एक पैगाम नहीं बल्कि पार्टी के अंदर जो चल रहा दबाव है और तकसीम है उसकी खुली निशानदही कर रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन इत्तेहाद एक बार फिर सियासी वसात बिछाने की कोशिशें कर रहा है और इस्लामाबाद के G9 ग्राउंड में पावर शो की तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इत्तेहाद कोई नया सियासी धचका दे पाएगा? क्या हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा या ये भी एक वक्ती मुजाहरा होगा जो चंद दिनों में तहलील हो जाएगा? अब अगर हुकूमत की बात करें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत सियासी और सफारती महाज दोनों पर कामयाब हो रही है, लेकिन यहाँ भी सवाल ये है कि क्या ये कामयाबी आर्जी है या इसकी नताइज जो है वो मुस्तकबिल में भी नज़र आएंगे और हुकूमत की पोजीशन मजबूत होगी। ये आज के प्रोग्राम के मौजूआत हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन बेग साहब, साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अवैस तौहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बेग साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। इस वक्त अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की, तो इस वक्त दो स्कूल्स ऑफ थॉट जो है वो नज़र आते हैं। एक वो हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और दूसरे वो हैं जो समझते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए तो हमारा जो नैरेटिव है वो ज़मीन बोस हो जाएगा और वो मुज़ाकरात के एंटी जो है वो नज़र आते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस जो ये एक कश्मकश है, जो एक पार्टी के अंदर जो एक हमें जो डिवीजन नज़र आती है, इससे पार्टी को नुकसान ही हो रहा है? बिकॉज कोई समझ नहीं आ रही कि असल नैरेटिव क्या है और इसकी वजह से पार्टी पे दर पे जो है तकसीम का शिकार नज़र आती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली जो भी हालात पीटीआई के इस वक्त सामने हैं उसकी बेसिक 2-3 वजूहात हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स की, वो पीटीआई से पहले भी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में और हल्के की पॉलिटिक्स कर रहे थे। दे नो कि पॉलिटिक्स में किस तरीके से चला जा सकता है और किन जो है वो ग्राउंड्स पे आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिटी मिली, दे आर नॉट पॉलिटिशियन। आप उनके स्टेटमेंट भी सुना रहे थे, उन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। वो अगर किसी प्रोफेशन में थे और जंप इन करके हेलीकॉप्टर के जरिए अगर वो इस पार्टी में आ गए, तो नेचुरली जो नजरियाती लोग थे इस पार्टी में वो तो खास से खान साहब की वजह से निकल गए और चले गए। अब जो लोग हैं वो नेचुरली उनका और जो पॉलिटिकल जहन रखने वाले कारकुन हैं उनके दरमियान एक खासा सोच का फर्क है। और नेचुरली जब आप ये समझें कि कोई शख्स बिला कुछ किए हुए आके ऊपर उनके मुसल्लत हो जाए और बड़े बड़े ओहदे ले ले, तो उससे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही। तो इसमें इख्तलाफ आपको हर जगह नजर आएगा, सोच का फर्क नजर आएगा। अभी ये जितने मैसेंजर्स हैं
ये अडियाला जेल के बाहर निकल के हर शख्स अपनी जो मीडिया के सामने जाके बयानबाजी करता है, वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं वो उस शख्स के बहुत करीब हूँ और उसने ये मैसेज दिया है। तो ये मैसेंजर है, दे कैन नॉट थिंक स्ट्रेट अवे कि जी अपने जहन को इम्प्लाई करके कोई बात कर सकें, पॉलिटिक्स कर सकें। और ये जो कहते हैं कि जी हमारा कोई डायलॉग हो रहा है, मुफाहमत मुफाहमत किससे करनी है इन्होंने? और आपने भी इंट्रो में कहा कि गवर्नमेंट को टफ टाइम, गवर्नमेंट को ये टफ टाइम मेरा ख्याल में देने की पोजीशन में नहीं है। गवर्नमेंट इज नाउ वेरी कंफर्टेबल। और जो जिन अदारों से ये बैकडोर और अभी मिलते विनते कर रहे हैं, उन्होंने इनसे बात करनी नहीं है। जो क्राइम है जिसकी वजह से ये लोग अंदर हैं या जो कुछ इन्होंने माजी में किया है, वो उसका रिलीफ डॉक्टर साहब अगर मिल सकता है तो वो सिर्फ अदालतों से मिल सकता है। आउट ऑफ कोर्ट एनी रिलीफ मेरा नहीं ख्याल इनको मिलेगा। और रहेगी बात जिस तरीके से ये अभी चल रहे हैं और जो इनका पैटर्न रहा है, उससे सवाए इनको नुकसान होने के, जो यहाँ रियासत को इन्होंने नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की है, ऐसे काम किए, तो अभी इनका जो है वो मुस्तकबिल में आप देखिएगा ये आपस में ही लड़ लड़ के, और जो एक फेक किस्म की लीडरशिप अभी आगे आई है, बड़े बड़े जोर शोर से बयान देते हैं। बंदा उनसे पूछे कि आप पीटीआई के थे कौन और आप आए कहां से, आपने कभी पॉलिटिक्स की है? तो ये सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं। बिल्कुल इस पे मेरा ख्याल है जो अभी जो आप ज़ोर शोर की बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस भी हो रहा है बिकॉज इनको तो ये भी कहा जाता है, इनसे ये भी इन पर ये सवाल भी उठता है कि पीटीआई का जो सबसे बड़ा नैरेटिव बिल्डिंग था पीएमएलएन के अगेंस्ट वो था पैनामा केस। और पैनामा केस में ये कहाँ खड़े थे साहब, वी ऑल नो कि ये कहाँ थे। सो यू नो अगेन वो बहुत सारे सवालात हैं जो इन पे जो है वो आ रहे हैं। बट मैं वैसे वही साहब आपकी तरफ जी 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 ब्लेक साहब एक लुकमा मैं माजरत चाहता हूँ। जी प्लीज। इनकी आप हेफ्टी किस्म की फीस पे कर दें, ये कल इमरान के खिलाफ भी पेश हो जाएंगे। चले मूविंग ऑन, मैं ज़रा अवैस तौहीद साहब का पर्सपेक्टिव इस पे ले लूँ। अवैस साहब जो ये डिविजन्स हैं, बात करनी है बात नहीं करनी, क्योंकि आई मीन एट द एंड ऑफ द डे जैसे बेग साहब ये भी बात कर रहे थे, एक चीज़ जो हमें मेरा ख्याल है और स्पेशली जो पार्टीज पॉलिटिक्स करती हैं, जो हार्डकोर पॉलिटिक्स करती हैं, जिस तरह ये लोग जिन्होंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, उनके अलावा अगर बात की जाए तो वो सब ये तस्लीम करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, एक स्टेक होल्डर है और उसके बगैर जो है वो चीज़ें नहीं चल सकती या उनसे मामलात सेटल किए बगैर चीज़ें नहीं चल सकती। ऐसे माहौल में जब ये कश्मकश में पार्टी जो है वो डिवाइडेड नज़र आ रही है कि डायलॉग करना है नहीं करना, जो अगर डायलॉग की बात करे, जो मफामत की बात करे, उस पर ये कह दिया जाता है कि जी ये तो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, उस पर इस्टेब्लिशमेंट का जो है टैग लग जाता है और उसको ऐसे यूज़ किया जाता है जैसे माजरत के साथ शायद को गाली है। सो हैविंग सेड दैट, इससे पार्टी को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? शुक्रिया मारिया। देखिए, इस वक्त जो इख्तलाफात हैं तहरीक इंसाफ के, वो तो बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और एक गंभीर सूरत हाल है। और पार्टी की जो क़यादत है और जो पार्टी के हार्डकोर वर्किंग कार्डर है, उसमें एक कहीं बहुत बड़ा गैप नज़र आता है। और इख्तलाफात जो इन दोनों, यानी कि जो वर्किंग कार्डर है जिसने डिस्पाइट के बहुत मुश्किलात का शिकार थी 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ, उसको बहुत बड़ी तादाद में वोट भी पड़े और वो एक अच्छी खासी सियासी क़ुव्वत के तौर पे पार्लियामान के अंदर उभरती हुई नज़र भी आई। वो इनके हार्डकोर वर्कर्स और सपोर्टर्स के तवज्जुद से इनको ये नसीब मिली। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी, डिस्पाइट के एक नैरेटिव था कि उनके खिलाफ बेईमानी हुई है, इतने बड़े तादाद में आपको वोट पड़े हैं, तो वो कोई बेईमानी जो है वो, या डिसऑनेस्टी या रिगिंग जो है वो इतनी वाइड स्प्रेड कैसे हो सकती है, वरना तो आप जीत ही नहीं सकते थे। तो कहने का मकसद ये है कि पार्टी लीडरशिप जो है वो बहुत शदीद इख्तलाफात का है और वो मजीद कन्फ्यूजन पैदा कर रही है इनकी वर्किंग कार्डर के अंदर, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और आप देखिए कि पहले भी इख्तलाफात थे, परवेज़ खटक के खिलाफ आतिफ खान थे, फिर महमूद खान के खिलाफ आतिफ खान,
और तरक्की थे, डिस्पाइट कि उनकी हुकूमत थी, सूबाई हुकूमत। फिर आप देख लीजिए कि हमाद अज़हर और मियाँ असलम के पंजाब के अंदर थे। अब हमाद अज़हर साहब और मियाँ असलम के हैं। फिर कहाँ पे पंजाब के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कहाँ खड़ी हैं। जी। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, वो एक बड़े मारूफ वकील हैं, कानूनदा हैं, लेकिन वो उनके ऊपर बड़े सवालात हैं पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से, सपोर्टर्स की तरफ से, कि क्या वो सेक्रेटरी जनरल जनरल जो बने हैं, क्या वो पैराट्रूपर हैं या तहरीक इंसाफ के खमीर में से निकले हैं, डीएनए में से निकले हैं। और ख़ुद तहरीक इंसाफ का जो डीएनए है, उसके अंदर तो इदारों के साथ इनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग रही है। और इनसे बेहतर कौन जानता है, 2011 का अक्टूबर का जो मीनार पाकिस्तान का जो जलसा था और अजीमशान जलसा था, उसके बाद जो धड़ाधड़ सियासी कारकुनान, सियासी रहनुमा इनकी सफ़ों में शामिल हुए और 2018 तक इनकी जो ब्लेसिंग है और वन पेज जो पिछली जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप थी या इस्टेब्लिशमेंट थी, जिसकी बागदौड़ थी, उनके साथ तो इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है। और उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं, वो सियासी कुव्वतों से तो नहीं मिलना चाह रहे थे, ना बात करना चाह रहे थे। ये तो अब मजबूरी के तहत ये जेयूआई, जिनको मौलाना डीजल कहते थे और तरह-तरह के अलकाबात से जी। पुकारते थे, उनके साथ अब ये कहते हैं कि जी हमें इत्तेहाद करना है, अपोजिशन से बात करनी है। तो पहले तो ये पीएमएलएन की भी सियासी लेजिटिमेसी को नहीं मानते थे, ना ये पीपल्स पार्टी की सियासी लेजिटिमेसी को मानते थे। तो कहने का मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ ये समझती रही है कि वो वाहिद जमात है इस मुल्क में, और सारे अवाम, सारे वोट बैंक जो है वो इन्हीं का है, और बाकी सारा स्टोलन मैंडेट है। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी सोच नहीं है। डिस्पाइट ऑल दैट, जो इनकी मुश्किलात शुरू हुई, रजीम चेंज हुई, उसके बाद भी इमरान खान साहब ये कहते रहे कि असल हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, इदारों से बात करना चाहते हैं। और फिर एकदम जो है वो टकराव की सूरत हाल हुई, और 9 मई की आपने सूरत हाल देखी कि उसके बाद क्या किधर अटैक्स हुए हैं, किन 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 जगहों पे हमले हुए हैं, नैरेटिव क्या बना है, जो इनके सियासी जो यूट्यूबर्स हैं या इनके जो सोशल मीडिया कैंपेन है, वो किस किस रविश इख्तियार की है। अब सूरत हाल ये है कि जो इमरान खान साहब के से मुलाकात करके निकलता है, वो हमने भी देखे 30 40 40 45 साल हो गए पाकिस्तान की सियासत को, और हर पार्टी के अंदर जब भी, चाहे नवाज शरीफ साहब जेल में हो, शहबाज शरीफ साहब जेल में हो, तो दूसरे रहनुमा एक विंडो खोलते हैं, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। डायलॉग की रखी है। चाहे जनरल मुशर्रफ का दौर हो, चौधरी निसार किसी से छुपी ढकी छुपी बात तो फिर नहीं है, या फिर बेनजीर साहिबा जेल में हो, या फिर असीर हो जरदारी साहब, तो उस वक्त एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोलते हैं, क्योंकि सियासी जमात के अंदर एक रहती है, एक खिड़की खुली होती सही। है, दरवाजे खुले होते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उसका खोलना भी चाहते हैं दरवाजे, खिड़कियाँ भी खोलना चाहते हैं बातचीत के लिए, और साथ में फिर मुखालफत भी करते हैं। और जो इमरान खान साहब से ठीक। मुलाकात करके निकलता है, वो चाहे आजम सौदी हो, चाहे सलमान अकरम राजा हो, सही। चाहे फैसल चौधरी हो, वो जो भी आता है वो बाहर मीडिया से 15 रोज तक या टॉक शोज में ये बात करता है, ये बावर कराने की कोशिश करता है कि वो अब सेकंड इन लाइन है, वो बस वही करीब राइट। तरीन है। और उसके बाद फिर इनकी आपस की जो चपकलिशें हैं, वो उस सही। शख्सियत को फिर जो है वो टारगेट बनाती हैं। तो हमने देखा है कि इस वक्त 4-5 ग्रुप्स हैं, हर पार्टी के अंदर ग्रुप्स होते हैं, नून लीग में भी रहे इख्तलाफात के, जो जमहूरी रविश है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आपका कायद या आपका बानी, जिसको आप समझते हैं कि वन पार्टी रूल है, जारी बात है, आप हमेशा कहते रहे नून लीग में मौरूसी वो है सियासत, पीपल्स पार्टी में मौरूसी जी। सियासत है, तो आप भी इमरान खान साहब की गिरदी घूमती है, और बरमला कहते हैं वो टॉक शोज में और वैसे कि जी उन्हीं का वोट है, उन्हीं का वोट है, तो फिर दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी किस तरह मुख्तलिफ है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से बात करने में, सही। इदारों से बात करने में हर एक ख्वाहिशमंद भी है, लेकिन साथ में उसको टारगेट भी बनाते हैं। और ये मेरे ख्याल राइट। में आपस की जो लीडरशिप की चपकलिश है, वो अब इस गंभीर सूरत हाल को मजीद राइट। गंभीर बनाती जा रही है। जी जी इसी प्लीज। इसी इसी को आगे वैसे साहब का पॉइंट ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ लेके आऊंगी, जो वैसा भी बात कर रहे हैं कि वो चाहते भी हैं बात करना, लेकिन फिर उनकी या तो कंफ्यूजन है या वो ये समझते हैं कि जो कबूलियत है
वो मकबूलियत जो है वो कबूलियत को ट्रम्प करेगी, वो ऊपर जो है वो नजर आती है। क्योंकि मैं इतना पॉपुलर लीडर हूं तो इसलिए दे शुड कम टू मी रादर देन आई शुड गो टू देम। और कम से कम अगर कुछ पसे पर्दा चल भी रहा है तो तासुर ये जाना चाहिए कि मैं नहीं गया था, ये मेरे पास आए थे, तासुर ये जाना चाहिए। बट हिस्ट्री टेल्स अस ब्रिगेडियर साहब कि इस तरह चीजें नहीं चलती, क्या कहेंगे इस पे? देखें डॉक्टर मारिया, मुझे ये बताइए कि 8 फरवरी 2024 को जो पीटीआई स्ट्रॉन्ग थी, लोगों का वोट था, दे वर ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट एंड दे वर इन अ बेटर पोजीशन टू टॉक टू एनीवन। देन ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ पुअर लीडरशिप और उसके बाद प्री मैच्योर एक्शन की वजह से दे लॉस्ट ऑल इम्पीटस। आपके सामने इन्होंने कितने मार्च किए, कितने धरने दिए, 26वीं तरमीम आ गई, जुडिशरी चेंज हो गई, गवर्नमेंट स्टेबल हो गई, इकॉनमी बेहतर हो गई। आप मुझे बताइए कि इस स्टेज पर व्हेन यू आर द बिगेस्ट, आपने अपने कारकुनों को एग्जॉस्ट करवा दिया हुआ है, आपने अपना जो जितना मोमेंटम था वो ख़त्म कर दिया, आपके पास से जो भी स्ट्रेंथ थी ख़त्म हो गई, आपकी पार्टीलेस लीडरशिप है, तमाम अपनी दो मस्जिद की ईंट बना के बैठे हुए, एवरीबडी वांट टू कैश कि वो अंदर रहें और हम अपना फ़ायदा बेनिफिट उठा लें। कुछ जैसे मोहसिन साहब बेग ने भी कहा और वहीद ने भी कहा कि इस वक्त जो है वो उनके आपस में झगड़े चल रहे हैं, दे आर जो ज़्यादा वो है जो बाकी सीट भी नहीं ले सकते, एक भी सीट उनकी सीट के ऊपर है। इस स्टेज पे व्हेन गवर्नमेंट स्टेबल हो गई है, हालात बेहतर हो गए हैं, जुडिशरी इनके हाथ से निकल गई, एवरीबडी इस स्टेज पे दे कांट हैव देयर ओन टर्म्स, दे विल हैव टू नॉट एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। चाहे वो आपने गवर्नमेंट से बात करनी, एस्टैब्लिशमेंट देर जब बात की एस्टैब्लिशमेंट नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, तो कुछ उनके खिलाफ उन्होंने सोशल मीडिया पे किया है, वैसे बातें की हैं, खिलाफ बात की है, 9 मई हुआ है, हम बात करते हैं। इसको देखते हुए दे शुड नॉट लुक, यही हमारे तमाम पॉलिटिशियन की वीकनेस है और है कि हम अवाम का कॉन्फिडेंस लेने के बजाय अवाम से लेने के बजाय एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, और इसलिए फिर बाद में बातें करनी शुरू कर देते हैं। और जो हम इस वक्त स्ट्रेंथ की बात करते हैं अलायंस से, देखिए अलायंस का वक्त गुजार दिया इन्होंने, इनका आई थॉट कि ये रमज़ान के महीने में दे विल सी डाउन, चाहे मौलाना फजल रहमान की पार्टी पीटीआई ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, के बात करेंगे, डिसाइड करेंगे, उसके बाद ईद के बाद कोई एक्शन करेंगे, दे आर नॉट इन, मौलाना फजल रहमान विल नॉट जॉइन देम, he can't anything from PTI. If at all he has to get it, he will get it from the government incentive, उनको हमेशा ही होता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अब इनको मूवमेंट खत्म है, पार्टी भी डिवाइडेड है, लीडरशिप भी डिवाइडेड है, लोगों का मोरल डाउन हो चुका है, एग्जॉस्ट हो गए हैं, उन मार्च के इवन केपीके में प्रॉब्लम है। आपके सामने जो नजर आ रही कोई गलत किया, बड़ा कारनामा भी नहीं अंजाम दिया पीटीआई केपीके में, तो अभी किस बात पे ये करते हैं? मेरे ख्याल में इसको करता है, गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड मेरे हिसाब से इस वक्त में वो जारी है, नेशनल बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, बात कर लें, बट स्टिल आई वुड से गवर्नमेंट को अभी भी चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देयर इज नो हार्म। अगर ये बात करना चाहते हैं बात करें, सुने, एक और सेट करें, देखें व्हाट। माफी बात ये बात अगर करना चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट ये है कि इनको ट्रस्ट इस वक्त कौन करेगा, बिकॉज जो डिसाइसिव एक्शन जो लेना है वो एक बंदे ने लेना है, पार्टी उसके पास वापस जाती है, कभी एक बात आती है। अब आप ये आजम स्वाति वाले केस देख लें कि आजम स्वाति जो है वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे इजाज़त दी गई, अब आप सेक्रेटरी जनरल साहब जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो कह रहे हैं वो अपनी इमा पर कर रहे हैं, स्वाति साहब सब कुछ अपनी इमा पर कर रहे हैं, उनको तो किसी ने नहीं कहा। सो अगेन वो समझ नहीं आ रही कि किसका मौक़िफ़ जो है वो सुना जाए, किसके पास कौन इतना एम्पावर्ड है। अगर बातचीत भी करना चाहते हैं, हुकूमत का जो रिलक्टेंस है वो तो यहाँ से भी आता है। तो इससे अब आप ये देखें कि दिस गोज़ बस कि जब ना हुकूमत को इन पर ट्रस्ट रहा है, आपस में लीडरशिप में ट्रस्ट लेवल खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस में खत्म हो गया है। कोई कहता है जी मैं एस्टैब्लिशमेंट में कुछ बात कर रहा हूँ, कोई अपनी दो बनाना चाह रहा है, दैट मीन कि इस वक्त देर वेरी वीक। बुशरा बीबी अपनी बात करती हैं, बीमा अपनी बात करते हैं, लॉयर्स अपनी बात करते हैं, मरवा साहब अपनी बात करते हैं, और
उसके बाद आपके सामने ये उमर अयूब की बात करें, then who is a leader, who speaks, कोई पता नहीं है। वकास वो अपनी बात करते हैं, मेरे ख्याल में इसको बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। दे शुड असेंबली में जाके अपना पॉजिटिव ऑपोजिशन रोल अदा करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें, बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करें, ये चीजें वहाँ जाके कोई अवाम को बताएं कि व्हाट डू दे वांट टू डू। लेकिन ये खाली ये सब निकल के दे हैव टू गो टू दैट इज आई वुड रिकमेंड। बिल्कुल। अच्छा बेग साहब, जो ये एक परसेप्शन जा रही है कि जी बेसिकली जो रुकावट है बातचीत में वो सोशल मीडिया सेल है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की ट्वीट आ जाती है अभी, और जो लीडर भी बात करता है मफामत की या इस्टेब्लिशमेंट से बात की, जो बातचीत की डायलॉग की कोई बात करता है, उसको भी इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता है कि वो भी शायद पीछे होके बैठ जाता है। ये तासुर किस हद तक सही है? बिकॉज यू नो मैं ये बिलीव करने से बहुत मुझे मुश्किल होती है बिलीव करने में कि एक पार्टी जिसकी कुंजी सारी एक आदमी के पास है, उसकी एक स्टेटमेंट से क्या सोशल मीडिया सेल बैकआउट नहीं कर सकता या दो स्टेप्स पीछे नहीं ले सकता? आप पार्टी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, बेसिकली जो कुछ भी इस पार्टी के बानी ने किया और जो पॉलिटिकल इनके जो वर्कर्स थे, जो उनको ट्रेनिंग दी गई, जिस तरीके से उनको एग्रेसिव और जो कोई अखलाकी इक़दार नहीं सिखाए गए, तो वो चीज़ें बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज को तो हर्ट की हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहबा यकीन से कह सकता हूँ अब इनकी बारी है कि ये उस चीज़ का मज़ा चख लें जो इन्होंने दूसरों के लिए गड़े खोदे थे। और ये जो डायलॉग, अब देखें इनके पास ऑप्शन कोई नहीं रहा, और क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल सोच का बंदा होता तो वो इस मुश्किल से बानी को निकाल सकता था, पार्टी को निकाल सकता था। लेकिन जितने लोग पॉलिटिकल जहन वाले थे या जो आगे से उस बानी को बता सकते थे कि दिस इज द करेक्ट वे और फ्यूचर में ये चीजें हो सकती हैं, उसको तो ये तो बर्दाश्त नहीं करता कि कोई इसको मशवरा भी दे या इसके बराबर का लीडर हो। ये इंतहाई जेलस किस्म का शख्सियत के मालिक हैं, तो वो सारे तो इन्होंने निकाल दिए। अब जो लोग हैं वो तो इनके सामने बैठ के कोई मशवरा नहीं दे सकते, किसी चीज पे इनको बता नहीं सकते, वो एज ए मैसेंजर इस्तेमाल हो रहे हैं और ये कहते हैं कि जी डायलॉग करना है। उनके पास क्या मैंडेट है कि वो जाके किसी क्रॉस द टेबल बैठ के कोई बात कर सके, अनटिल कि जो बानी है हडियाला में बैठा वो सारी चीजों को रिफ्यूज कर दे। तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता इनके पास कोई ऑप्शन है। ये अगर कोई पॉलिटिकल स्टंट करना चाहेंगे दोबारा से और रियासत या रियासती इदारों को डैमेज करना चाहेंगे तो उसका भी, और ये फिनोमेना खत्म हो जाएगा। ये जिस डगर पे चल रही है सवाए इसके इंशाल्लाह किसी और को कोई डैमेज नहीं होगा। तो ये चीजें जो ये कर रहे हैं आजकल, ये इनको खुद डैमेज कर रही हैं जो इन्होंने लोगों के लिए की थी। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पंजाब की खवातीन हैं खुद मुख्तार, मुल्क की तरक्की में बराबर की हिस्सेदार। अब हरगिज नहीं, इम्तियाजी सलूक और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, हैरेसमेंट का खात्मा कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिरासगी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पंजाब की मेहनती, पुरएतमाद और बाइख्तियार खवातीन मुकम्मल समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के साथ हर मैदान में कामयाबियां समेट रही हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से खवातीन को महफूज तर, मजबूत तर बनाने के लिए तारीख साज इक़दामात, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम, वुमेन सेफ्टी ऐप और पुलिस प्रोटेक्शन ऐप का इजरा, पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्पलाइन का हुसूल, जेंडर बेस्ड वायलेंस के खात्मे के लिए ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज, डोमेस्टिक वायलेंस की रोकथाम के लिए कवानीन का मुअस्सर निफाज, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार खवातीन के लिए वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स का क़याम, मुतासरा खवातीन के लिए कानूनी मुआवनत, नफ्सियाती मुशावरत और रिहाइश समेत दीगर बुनियादी जरूरियात की मुफ्त फराहमी, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का क़याम, चीफ मिनिस्टर पिंक गेम्स का इनकाद। आए खत्म करें सिनफी तशद्दुद
तशद्दुद और सिनफी इम्तियाज। हमारी तरजीह ख़वातीन का रोशन कल और महफूज आज। हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं अवैस तौहीद साहब की जानिब जाऊंगी। अवैस साहब, एक चीज़ जो बार बार सामने भी आती है, बार बार इस पे ऑब्वियसली एक आपसी जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे पे ही इल्ज़ाम भी लगाते हैं। जिस तरह अभी बात हो रही थी पैराशूटर्स की कि पार्टी को हाईजैक कर लिया है पैराशूटर्स ने, क्या जो मुज़ाकरात की कामयाबी की राह में जो रुकावट है वो ये भी है कि अगर ये सो कॉल्ड पैराशूटर्स जो हैं, अगर इनकी जो खान साहब की बातचीत है वो कहीं डायलॉग प्रोसेस किसी नतीजे पे पहुंच जाता है तो इन लोगों की कोई हैसियत नहीं रहेगी, ये लोग साइडलाइन हो जाएंगे। क्या ये भी एक वजह है, ये भी एक रुकावट है? क्योंकि जिस तरह सलमान अकरम राज साहब बात कर रहे हैं, मैं हॉक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऑब्वियसली एक पार्टी में जो एक हिस्ट्री है वो बाकी लोगों की, जैसे जो अभी अली जफ़र साहब हैं या फॉर दैट मैटर सवाती साहब हैं, उनकी एक अपनी हिस्ट्री है। वो आके एक मुख्तलिफ बात करते हैं, उसको जो है वो बिल्कुल ही नेगेट कर देते हैं सलमान अकरम राज साहब, और उस स्ट्रैटेजी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, मासवा इसके कि जो लोग इस वक्त मनसब के साथ हैं उनके मनसब को और दबाव मिलेगा। देखिए, मेरे ख्याल में मरिया, पाकिस्तान की तारीख तो इस तरह भरी पड़ी है जिसमें कायदीन पार्टीज़ के जो हैं वो जेल भी जाते हैं और फिर उनकी रिहाई का मुतालबे भी होता है, लेकिन एक रविश होती है और एक सियासी रविश होती है और तहरीकें भी चलती हैं और मुजाहरे भी होते हैं। उसमें ये होता है कि पार्टी के एक लीडरशिप जो है वो एक सख्तगीर मौक़िफ़ करता है और दूसरा जो है नर्म और लचकदार मौक़िफ़ रखता है। अब यहाँ पे चूँकि वो लेयर्स और टियर्स उस तरीके से नहीं हैं, तो ये सारी गड़बड़ हुई हुई है। अब शामू कुरैशी साहब का नाम आप कहीं नहीं सुनेंगे, अब आप हमाद अज़हर का कहीं नाम नहीं सुनेंगे। कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है? क्या अलीमा खान साहिबा जो हैं वो उनकी जानशीन हैं? क्या उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, क्या वो उनकी जानशीन हैं? क्या अली अमीन गंडापुर या शेर अफ़ज़ल मरवत जो किसी एक मकाम पे थे, अब वो साइडलाइन कर दिए गए? तो ये रविश को देखते हुए मेरी जेयूआई के कुछ रहनुमाओं से जो मैं ऐसे ही बातचीत कर रहा था कि मुस्तक़बिल में क्या किस तरीके से राब्ते होंगे सियासी वगैरह, वो इस बात पे हैरान है। वो कहते हैं किससे बात करें? मतलब हर 10-15 रोज बाद तो कोई लीडर बदलता है। तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी अभी भी है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है और एक सोशल डेमोक्रेट के तौर पर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की रविश के तौर पर उसकी हमें कदर भी करनी चाहिए और मेरे ख्याल में हुकूमत जो है उस पार्लियामान में उनकी जो प्रेजेंस है उसको वैल्यू भी करना चाहिए और जहाँ जहाँ तक लचक दिखा सकती है, क्योंकि जाहिर बात है पावर में है, वो लचक दिखाए। अब मसला कहाँ पे अटक रहा है? मसला अटक रहा है कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है। बॉटम लाइन ये है कि इमरान खान साहब बगैर मुकदमात को फेस किए हुए वो रिहा हो जाएं, कल रिहा हो जाएं, ट्रंप का कोई एलची उन्हें रिहा कर ले, कोई जो है बरतानिया के वजीर आजम आ जाएं, ये तो रविश नहीं है ना। या फिर रिहाई हो जाए इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ का दूसरा मुतालबा कि ये हुकूमत अपना इख्तिदार छोड़ दे और इंतखाबात हो जाए और उस इंतखाबात के जरिए पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ आ जाए पावर में। ये इस तरह तो ये मुतालबा हुकूमत कैसे मानेगी? वो नून लीग की जो कोalition हुकूमत है वो कैसे मानेगी? वो अपना हुकूमत का खात्मा करेंगे, वो चाहेंगे कि पूरा टेन्योर गुजारे, वो चाहेंगे कि कुछ ना कुछ जो प्रोमिसेस किए हैं उसकी बेटरमेंट के लिए, उसकी फुलफिलमेंट के लिए वो कोशिशें करें, चाहे वो बिजली के नर्ख में कमी है, चाहे वो पेट्रोल में नर्ख की कमी है, चाहे वो इकोनॉमिक रिवाइवल है, चाहे IMF के साथ उनकी जो डील करने का है कि प्रोग्राम को किस हद तक
लेके जाए, तो वो सारे काम करने की कोशिश करेंगे। कोई अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगा कोई सियासी जमात। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अगर नेगोशिएशन करनी है, और इदारा किस बात पे नेगोशिएट करेगा कि इदारा सारा सर झुका ले और वो तहरीक इंसाफ के साथ 2011 और 18 के दरमियान वाला हो जाए, तो वो इस वक्त की लीडरशिप जो है, जहां तक मेरी सूझबूझ है, वो तो उस बात पे तैयार नहीं है। तो बहुत मुश्किल हालात हैं, और तहरीक इंसाफ के जो अंदर इख्तलाफात हैं या जो लीडरशिप है, वो मेरे ख्याल में मजीद कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। चाहे वो कोई भी शख्सियत हो, हम नाम भी नहीं लेते, सलमान अकरम रज़ा साहब का नाम ना लें, आजम सवाती साहब का नाम ना लें, मरवत साहब का नाम ना लें, ये आपस में इनके चलते रहते हैं, शौकत यूसुफजई साहब का नाम ना लें, असद कैसर का नाम ना लें। बात ये है कि इस लीडरशिप को ये डिसाइड करना है कि वो बतदरीज अपने जो पार्टी की जो मुश्किलात है उसको, उसके हल के लिए क्या है। तोड़-फोड़ से तो नहीं होगा, एहतजाज से भी उन्होंने करके देख लिया। अब वो अपोज़िशन की जमातों किसके साथ वो नेगोशिएट करेंगे, क्योंकि उन्होंने माज़ी के अंदर वो सियासी रविश इख्तियार नहीं की, लेजिटिमेसी को नहीं माना। तो अब आगे चल के वो कितना फ्लेक्सिबल होते हैं, उस पे बहुत डिपेंड करेगा। और साथ में एक सब्र, और जो उसका होता है ना कि आप अपनी पार्टी की जो वर्किंग है और अपनी जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उसको किस तरह रिवाइव करते हैं, और उसके साथ साथ ही आप अपने डिमांड्स को पुश करते हैं। आरिफ अलवी साहब का किसी अमरीकी एक टीवी को इंटरव्यू देने से इमरान खान साहब की मुश्किलात हल नहीं होंगी, ना तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हल होंगी, ना ट्रंप साहब के इख्तिदार में आने से हल हुई हैं, ना हो सकती हैं। ये खुद उनको इस मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक, और यहाँ पे जो बिगाड़ है वो हर पार्टी के साथ है, और तहरीक इंसाफ के साथ भी हुआ है हमारे यहाँ। तो वो उस बिगाड़ के सुधार के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा, वरना तो पाकिस्तान जो है वो ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी पहले ही उसके दामन को छू गई है, और सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी है। और तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जैसे स्ट्रेटेजिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविंस पे रूल कर रही है, और मैं समझता हूँ कि उनको इस बात का बहुत एहसास होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा और फॉर्मर ट्राइबल बेल्ट के जो करोड़ों लोग हैं वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं अफगानिस्तान में टीटीपी या अफगानिस्तान की सरजमीन से जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के अटैक्स हो रहे हैं, जिसमें जो शहादतें हो रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की भी उनको इस चीज़ का एहसास बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा पॉइंट आ गया आपका। मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, सलमान अकरम राज साहब पे बहुत ज़्यादा जो है वो इल्ज़ाम तराशी हो रही है आजकल। मरवत साहब मेरे प्रोग्राम में कल मौजूद थे, बकौल मरवत साहब के कि सलमान अकरम राजा साहब हैज़ गॉट इमरान खान साहब एयर, और वो जो बात करते हैं वो उसी पे जो है वो एक्ट करते हैं। बकौल मरवत साहब के और बहुत सारे और लोग, सलमान अकरम राज साहब नहीं चाहते कि ये डायलॉग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो, बिकॉज इससे सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद वही होते हैं। कल को इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, उनकी पोजीशन बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। देखें, बात ये है कि जितने केसेस चल रहे हैं मानी पीटीआई के, ट्रिब्यूनल के, ये लॉयर सारे तो आ गए सियासत के अंदर, और उसके बाद केसेस का किसी को नहीं पता कि जो उनके केसेस ट्रिब्यूनल में चल रहे इलेक्शन के, जो इनके एतराज़ात वो भी उसी तरह लटके हुए हैं। एंड एवरीबडी नोज कि जितने ये प्लेयर हैं, ये जो ही बानी पीटीआई बाहर आएंगे, देन दे हैव टू रिप्लेस बाय द एक्चुअल पॉलिटिशियंस। वो पॉलिटिशियन जिनके अपनी पॉलिसीज हैं, वहाँ पर जाके वो वोट भी ले सकते हैं, एंड दे ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम पीटीआई वोट बैंक से उनको जीतने की चांस है। दिस लॉयर्स हैव नो वोट, इसलिए इनको अपने लॉयर्स में जैसे अली जफर है पुराने हैं, वो कहीं नजर नहीं आते हैं। इसी तरह जितने हामिद हामिद वो नजर नहीं आते सेनेटर हैं। लेकिन आप देखें तो तमाम ने एक जमघटा बना के वो टोटल इसको हाईटेक किया हुआ है। अब जो वहाँ जाता है बात आगे करता है, तो वो पता नहीं किसकी बात ठीक है क्या ठीक है। तो इस दिस इज द रीजन कि मोस्ट चाहते हैं कि ये इसी तरह कैश करते रहें, अपना फायदा करते रहें, और पार्टी को किसी की परवाह नहीं। पार्टी के लीडर जो शायद अब नजर नहीं आते हैं, बाकी कुछ जो जेल में ये भी जेल के अंदर, नोबडी वांट गो नीड्स मैं क्या उनके पास तो मिलने जाते हैं, क्या स्टेटमेंट आई है, क्या वाइस चेयरमैन की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आती है और आके बताया जाता है कि जी वो ये चाहते हैं,
क्या वाइस चेयरमैन ने कभी कोशिश की कि मैं जाके बानी से मिलूं? उनकी मंजूरी नहीं हुई। आई थिंक ये इससे अंदाजा लगा लें कि पार्टी कितना टूट का शिकार है। पार्टी इस वक्त इज नॉट अ प्रॉपर यूनाइटेड पार्टी नहीं है ये। इस पर इट्स अ बंच ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं जो अपने पैटी बेनिफिट के लिए पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। इस स्टेज के ऊपर इस वक्त मेरे ख्याल में न करेगी ना एस्टेब्लिशमेंट तो करना ही चाहती, क्योंकि जो ताकत थी, स्ट्रेंथ थी, एक थ्रेट खत्म कर दिए। इसलिए मेरे ख्याल में दे हैव टू गो टू असेंबली और वहां जाके भी सियासत करें अपनी। बेग साहब, अब आते हैं जॉइंट ऑपोजिशन इस वक्त जो एक पावर शो करने जा रही है 20 अप्रैल को। ये एक जलसा जो है G9 में करने जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जिस तरह हुकूमत की ट्रेजेक्ट्री, मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ बिल्कुल जो है ठीक हो गया है, बट कम से कम सिमत का तयन ज़रूर हो गया है, चाहे वो सफारती महाज हो, चाहे वो इकॉनमी का महाज हो। क्या आपको लगता है कि हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, फिलहाल तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए। नेचुरली आप जब इस किस्म की हरकत करते हैं तो इकोनॉमी पे अफेक्ट करता है, इन्वेस्टर पे, बिजनेस कम्युनिटी पे अफेक्ट करता है। और ये बार बार जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना है, ये मुनासिब बात नहीं है। सब कुछ करके देख चुके हुए हैं। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को ये तो जलसा जो है ये जॉइंट ऑपोजिशन का है, और तो बार बार वो बावर करा चुके हैं जिस नहज पे पीटीआई जाती है हम उस पे नहीं जाएंगे, बट नॉनदलेस एक हुकूमत पे प्रेशर बनाने की तो कोशिश होती है। नहीं, जलसों से प्रेशर नहीं बनता। जॉइंट अपोजिशन में कोई मेजर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर मौलाना साहब नहीं आते तो ये क्या जॉइंट अपोजिशन अलायंस होगा? अलायंस जो जॉइंट अपोजिशन का होता है वो असेंबली के अंदर जो जमातें हैं वो अगर अलायंस कर लें तो नेचुरली वो असेंबली से बाहर आके भी और असेंबली के अंदर भी टफ टाइम गवर्नमेंट को दे सकती हैं। तो वो उसकी तो मेरे ख्याल में कोई इतनी जलसे के ऊपर परेशान गवर्नमेंट नहीं होगी। दे नो हाउ टू हैंडल दैट। तो मकसद ये है कि पीटीआई ने जो है ट्रस्ट फैक्टर जो है वो अपना खो चुके हुए अमंग एनी पॉलिटिकल पार्टीज। और जो पार्टियां इनके साथ कोई आना चाह रही हैं या कुछ लोग जो है वो अनाइज करना चाह रहे हैं, तो उससे कोई मेरे ख्याल में हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं है और ये उसका रिजल्ट भी कोई नहीं निकलेगा। और ये अलायंस जो है अगर वो पार्लियामान के अंदर नहीं है और पार्लियामान के अंदर बैठ के अगर वो बड़ा अलायंस बना ले तो तब गवर्नमेंट को टफ टाइम, अदरवाइज नहीं। रोडों पे क्या टफ टाइम मिलना है, उसके लिए तो पुलिस है भाजी, हैंडल कर लेगी। अच्छा, वैसे साहब मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट की इस वक्त जो सिमत है, क्या आप समझते हैं उसका तयन हो गया है? आधे ऑन द राइट ट्रजेक्ट्री अगर इसी तरह चलते जाएं, मतलब अगर आप इकोनॉमी देख लें बेहतरी आ रही है, ऑफ कोर्स ये नहीं कह सकते कि सब ठीक हो गया, दूध शहद की नहरें बह रही हैं। अगर आप डिप्लोमेसी देख लें वहाँ पे भी चीज़ें जो हैं वो बेहतर सिमत में जा रही हैं। क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का जो एक प्रोसेस है सारा जिससे वो चीज़ें चला रहे हैं वो इस वक्त सही सिमत में जा रहे हैं और गवर्नमेंट को एज सच कोई फिक्र या खतरा नहीं है? देखिए, मैं समझता हूँ मारिया कि पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल इश्यूज इतने गंभीर हैं और इतने उसके अंदर फ्लॉज हैं कि फिक्र तो हमेशा होनी चाहिए और हमेशा रहनी चाहिए कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, हम रीजन में कहाँ खड़े हैं, हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो कितनी बाइस ज़हमत है और कितनी बाइस रहमत है, और कहाँ पे हमारा अलाइंस होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी हमारी कहाँ होनी चाहिए, हमारी इकॉनमी जो है उसका हजम आप देखें तो कितना छोटा है, उसके बावजूद हम प्रॉब्लम में रहते हैं। और आईटी फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम इरिगेशन के लिए क्या कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहे हैं। और ऐसे मुल्क के अंदर जहाँ पे आपके दुश्मन जो ममालिक हैं या क़ुव्वतें हैं वो भी सरगर्म हों, अगर अफगानिस्तान है, अगर या ईरान में कुछ अनासिर ऐसे हैं समझते हैं कि आप वो इतना सेफ नहीं है आपके लिए, इंडिया पहले ही जाहिर बात है कि आपके खिलाफ सरगर्म है, बलूचिस्तान के अंदर शोरिश है, खैबर पख्तून के अंदर खून बहा है, तो ऐसी सूरत में ये हुकूमत कैसे अफोर्ड कर सकती है कि सिंध के अंदर कैनाल का इशू खड़ा कर दे? ये किसी की भी ख्वाहिश हो मारिया, मैं सिंध में पला बढ़ा हूँ, ये तो मतलब आप डिबेट करते रहे सिंध के अंदर इशू बनेगा, तो इस वक्त ये इशू खड़ा
करना, पीपल्स पार्टी रोड पर आएगी, अंडर कंपल्जन आएगी। और मीडिया के अंदर मैं समझता हूँ जितने गांव और कस्बों और शहरों के अंदर जो कराची के अलावा जो है पूरा सिंध, उसमें जितने एहतजाज हैं उसमें तो 5% ही नहीं। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ, क्या आप समझते हैं कि जो पीटीआई की तरफ से, बिकॉज ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट डिलीवर ना कर रही होती है, गवर्नमेंट की डिलीवरी में अभी भी खैर अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन बहुत कुछ है जो उनको डिलीवर करना है, वो नहीं उस तरह कर रहे, लेकिन जो पीटीआई से खतरा था नॉन डिलीवरी की वजह से, या ये था कि जो वोटर बैंक है वो डिसएनफ्रेंचाइज हो जाएगा या आवाम जो है सड़कों पर निकल आएंगे डिसएनफ्रेंचाइज होके, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेंगी, जैसे माजी करीब में जो चीज़ें इकदाम लिए गए हैं, चाहे बिजली के प्राइसेस हों, चाहे उसमें जो पॉलिसी रेट है उसका नीचे आना हो, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को एक कंफर्टेबल पोजीशन में डाल देता है? देखिए, पीटीआई कैन नॉट क्रिएट और इस वक्त हुकूमत के लिए, लेकिन हुकूमत इज नॉट गुड एज ए पाकिस्तानी, एज ए मोहसिन या वेस्ट वहीद, अगर हम बैठे बात कर रहे हैं, आई विल रेट कि अगर 4-5 चीज़ों पे कंट्रोल हासिल कर ली तो यस, क्योंकि अभी तक अवाम का कॉन्फिडेंस वो गेन नहीं कर सकते, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अवाम को खुशहाल करेंगे तो अपने वोट बैंक इंप्रूव करेंगे और अवाम की टेंशन पीटीआई से अपनी हेल्प करेंगे। ना आपने सक्सेसफुल रिफॉर्म एफडीआर की, उसके साथ 3-4 हज़ार रुपया चोरी हो रहा है। आईपीपी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सर्कुलेटेड 2000 प्राइवेटाइजेशन आपके सामने 1500 अरब लगता है, उसका भी कुछ नहीं किया। प्राइसेस उस तरह डाउन नहीं हुई हैं, ठीक है पेपर में है, लेकिन अवाम के साथ देखें मार्केट में प्राइस नहीं हुई है ये। और जॉब अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर जो काम गरीब आदमी के, और विदाउट ये सिफारिश मेरिट के ऊपर वो चीज़ें नहीं मिल सकती, ये चीज़ें करने की इससे करेंगे, अवाम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पीटीआई जाएगी, अवाम हुकूमत के जो कि अभी तक मुझे नजर नहीं आता। ये खाली अगर टेलीफोन के ऊपर आप कह दें मैंने ये नॉट, इट शुड बी फिजिकली मैनिफेस्ट एंड पीपल शुड फील सेटिस्फाइड, तब गवर्नमेंट कंफर्टेबल होगी, गवर्नमेंट की। चलिए, ऑन दैट नोट मैं प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। बेग साहब आपका और अवैस तौहीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। वी विल हैव टू कंक्लूड दिस प्रोग्राम, लेकिन एंड में ये ज़रूर कहेंगे जाते आते कि इस वक्त पीटीआई जो है जिस किस्म की जो उनमें मुतज़ाद बयानियाँ है, जिस किस्म का उसमें जो है वो बयानी का फुकदान नज़र आ रहा है, उसकी वजह से नुकसान किसी को नहीं, सिर्फ पीटीआई को खुद ही हो रहा है। आए दिन जो है पीटीआई एक तमाशा बनती जा रही है, और अगर ये चीज़ें जो हैं ये सॉर्ट आउट नहीं हुई तो जो हुकूमत को वो प्रॉब्लम देना चाहते हैं, हुकूमत के लिए टफ टाइम क्रिएट करना चाहते हैं, वो तो दूर की बात, अंदर से पार्टी खुद ही जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी। और वो काम जो हुकूमती कैंप ना कर सका, शायद वो खुद ही पीटीआई खुद कफील उसमें हो जाए। On that note, we'll end today's program. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.